खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल आप सभी का प्रोग्राम सलाम जेके में दिल्ली के स्टूडियो से बराह रास्त मैं आपके साथ आसिफ रशीद। आज अक्टूबर की 28 तारीख है, जुमे का दिन है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। जहां से भी आप हमारे साथ जुड़े हैं, न सिर्फ आप टेलीविजन स्क्रीन पर हमें देख रहे हैं बल्कि तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमेशा की तरह आज भी आप हमारे साथ रहेंगे। ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर आप एक क्लिक करेंगे, दुनिया भर की खबरें आपको सिर्फ एक क्लिक पर वहां मिलेंगी। तफसीलात जानने के लिए आप और डिटेल से आप वहां देख सकते हैं। इसके अलावा तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में, जिनमें फेसबुक भी आता है, ट्विटर है, कू, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, वहां पर लाइव नशरियात वक्फे से जारी रहेंगी। साथ साथ आपको अपडेट भी इन खबरों के हवाले से दिया जाएगा और ब्रीफली आप वहां पर डिटेल्स देख सकते हैं। लेकिन प्रोग्राम तय फॉर्मेट के मुताबिक हम प्रोग्राम का आगाज करेंगे। सीनियर न्यूज एडिटर सनम एजाज इस प्रोग्राम का हिस्सा हमारे साथ रहेंगे, स्टूडियो में इस वक्त मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया और खैर मकदम सनम एजाज। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ रशीद, मेरे साथी आसिफ रशीद। और जिस तरह आसिफ ने आपको बताया कि हम सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, कू हो या यूट्यूब हो, उन पे हम अवेलेबल हैं। www.gulistannews.in हमारी वेबसाइट है, उस पर भी आपको बराह रास्त जो कुछ भी आपको हमें अपडेट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। और सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, खासतौर पर फेसबुक या इंस्टा पे आप हमें सवाल भी कर सकते हैं बराह रास्त लाइव नशरियात में। और हमारे जितने भी यहाँ पे जो मामलात हैं उन पे हम कोशिश करते हैं कि आप तक पहुँचें, आपके मसाइल सरकार तक पहुँचाएँ, आपके मामलात उठाएँ। और उन्हीं मामलात के बीच में आज का मामला तारीख़ का मामला है और हस्ब फॉर्मेट हम अपने प्रोग्राम में तारीख़ बताते हैं और तारीख़ पर नज़र डालते हुए हम अंधेरों से निकलने की कोशिश करते हैं, एक उजाले का एक सफ़र शुरू करते हैं। तो आज की तारीख़ का दिन, और ये काफ़ी अहम दिन, आज जुम्मे का दिन 1627 मुग़ल बादशाह जहांगीर का इंतकाल हुआ था। जहांगीर का इंतकाल 1627 आज ही के दिन, और ये काफ़ी अहम। 1848 में स्पेन की पहली रेलवे बार्सिलोना और मार्वा के दरमियान शुरू हुई थी। ये स्पेन की तारीख है, यहाँ से बहुत दूर। और फिर 1891 में जापान में आया जलजिला, 7300 के करीब लोग हलाक हुए। जापान जलजिलों के लिए काफ़ी मशहूर है, वहाँ जलजिले आते रहते हैं और वहाँ पे 7300 के करीब अफराद हलाक हुए थे। और आज ही के दिन 1918 में ऑस्ट्रेलिया और हंगरी की अलहदगी के बाद चेकोस्लोवाकिया भी आज़ाद हुआ था। ये 1918 की तारीख है। और तारीख का 1940 का दिन इटली ने यूनान पे हमला आज ही के दिन किया था, वो जो दूसरी जंग अज़ीम थी। और दूसरी जंग अज़ीम में हिटलर की नाकामी की वजह भी बताया जाता है कि इटली ने जो यूनान पे हमला किया था। और फिर 1955 मिस्र और सऊदी अरब ने दिफाई मुआहदों पर दस्तखत भी किए आज ही के दिन में। और 2004 बीजिंग चीन में 4000 साल पुराने मकबरे भी दरियाफ्त हुए हैं। और 2009 आपको याद होगा 117 अफराद के हलाक होने की खबर आई थी और ये पाकिस्तान के पेशावर के इलाके में धमाके हुए थे। 213 अफराद जख्मी हुए थे साल 2009 के दिन की। और ये तारीख के वो दिन हैं, वो अवराक हैं जो हम आपको याद कराने की कोशिश करते हैं और बताना चाहते हैं कि हमारा माजी कहीं शानदार है तो कहीं हमारे माजी में कुछ ऐसे मामलात हैं जिन्हें हमने सोचना भी, हमें समझना भी पड़ेगा। तारीख का ये दिन आसिफ, तारीख के साथ साथ जम्मू कश्मीर पे भी हमारी नज़र रहती है। तो जम्मू कश्मीर से अच्छी खबर आज पहली सुबह नहीं आ रही है किश्तवाड़ के इलाके से, उस पर भी नज़र डालिएगा और बताइएगा किश्तवाड़ में आग की वारदात जो हुई है उसमें क्या कुछ खबरें हैं, ताज़ा तरीन क्या खबरें हैं। बिल्कुल, आगाज इस खबर के साथ जिला किश्तवाड़ से। खिता चिनाब के अंदर आग की वारदातों का न थमने वाला सिलसिला जारी है। इश्तियारी और गंधारी के दो इलाके हैं, दूर दराज इलाके हैं, कस्बे से बहुत दूर पड़ते हैं। यहाँ आग लगी है और आतिशज़दगी के इस वाक़े में 20 मकानात के अब तक नुकसान होने की इतलात मौसूल हो रही हैं। फायर ब्रिगेड के मौके पर पहुंचने का कोई इम्कान नहीं है, जो हमें मकामी लोगों की तरफ से बताया गया है। और यहाँ तक के इलाके के अंदर फ़ोन पर राब्ता कर पाना इंतहाई मुश्किल हो रहा है। अब इंतजामिया की तरफ से पुष्टि में इलाके के अंदर फौरी तौर पर रवाना तो की गई है, इस तरह की इतलात हैं। ये तस्वीरें गुलिस्तान न्यूज़ पर सबसे पहले आप देख रहे हैं। धू कर ये मकानात जलते हुए नजर आ रहे हैं। 20 रिहायशी मकानात इश्तियारी और गंधारी, जो कि पाडर वाली साइड का एक दूर दराज इलाका है और कहा जाता है कि हिमाचल की सरहद के साथ लगने वाला इलाका है, जहां पर सड़क राब्ता नहीं है। इस वजह से फायर ब्रिगेड का मौके पर पहुंचना बहुत मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन है, कोई इम्कान नजर नहीं आता। और जब तक ऑपरेशन चलाने के लिए यहाँ या इमदादी कार्रवाइयाँ
करने के लिए टीमें मौके पर पहुंच पाती। किश्तवाड़ से जब तक इंतजामिया को खबर लगती तब तक अलसुब ये खबर आ चुकी थी कि 20 रिहायशी मकानात आग की जद में आए थे, आग की लपेट में आ चुके थे। कोशिश हमारी है कि अजय शान भी हमारे साथ जुड़े और मकामी सरपंच भी हमारे साथ जुड़ेंगे। थोड़ी देर में उनके साथ भी बात करने की कोशिश करेंगे। तस्वीरें आप देखिएगा। आग की इस वारदात में अब तक 20 रिहायशी मकानात के नुकसान होने की इतलात है। मजीद तफसीलात के लिए अजय शान के पास सीधा चलेंगे, किश्तवाड़ से हमारे साथ बराह रास्त हैं। चलिए अजय शान जब तक हमारे साथ ज्वाइन करते हैं, हम कोशिश करेंगे कि मकामी जो सरपंच है राजकुमार साहब, उनके साथ भी राब्ता हो पाए। इंतहाई मुश्किल इस इलाके के अंदर लोगों के साथ राब्ता कर पाना या किसी तरह की जानकारी जुटा पाना है, क्योंकि ये उसी तरह का इलाका सरम है जैसे दक्षिण और मड़वा या वाड़वन के इलाके हैं, जहां पर जैसे ही थोड़ी सी सर्दी होती है तो एक तरह से एक्सेस खत्म हो जाता है। लेकिन ये वो इलाका है जहां पर सड़क राब्ता नहीं है, इसलिए मुश्किलात और भी है। बिल्कुल, ये वो इलाका है जहाँ साल के साल सड़क राब्ता नहीं है। 22वीं सदी में दुनिया पे सड़कें बनाने, जो आसमान पे, चांद पे, सूरज पे जो दुनिया है वो सड़कें बनाना खोज रही है, लेकिन हमारे यहाँ ये वो इलाका है जहाँ आए रोज़ हमारे यहाँ इस तरह के हादसों के बाद सरकार बताती है, खुद इंतजामिया बताती है कि यहाँ सड़क राब्ता न होने की वजह से वक्त पे इमरजेंसी सर्विसेज नहीं पहुँच सकी हैं और ये हादसा, जो बड़ा हादसा जो हुआ है, उसको टाला नहीं जा सका। ये 22वीं 21वीं सदी में हमारी तरक्की का हाल है। और अजय शान सीधा इस वक्त हमारे साथ जुड़े। अजय, ये तफसील बताइए और ये इलाका थोड़ा सा बताइए, किस इलाके में है, कहाँ पे है? वो हमने पिछले साल, आपको याद होगा, आपने खबर ब्रेक की थी कि 100 के करीब मकान जले हैं। क्या ये वही इलाका है या कोई और इलाका है? सनम देखिए, ये पाडर सब डिवीजन का गंधारी इलाका है जो किश्तवाड़ को, जो सरहद है किश्तवाड़ की, वो हिमाचल के साथ जो जोड़ता है, वो उस इलाके का अंतिम गांव माना जा रहा है। ये गंधारी है जहां पर चुक जो एक हैमलेट है, वहां पर देर रात करीब 12 बजे आग लगी है। और अभी तक जो हमारे पास खबरें आई हैं, 22 घर इसमें इन्वॉल्व हुए हैं और 22 फैमिली कहीं ना कहीं इन्फेक्टेड हुई हैं। बुरी तरह से तबाही मची है, खासकर जिस तरह से वहां पर लाइफस्टाइल है, क्योंकि सर्दियों का मौसम रहता है, यहाँ पर बर्फबारी होती है, तो उस वजह से लाइफस्टाइल ऐसा है कि सारे घर इकट्ठा बने होते हैं। पहाड़ी पे जब एक घर को आग लगी तो वो फैलते फैलते दूसरे घरों को फैल गई। तो करीब 22 फैमिली अभी तक जो खबर आ रही है इसमें अफेक्ट हुई है। आर्मी, पुलिस और लोकल प्रशासन भी वहां पर पहुंचा है, लेकिन क्या डिटेल है फर्दर इसमें जो हमारी डीसी किश्तवाड़ से बात हुई, उन्होंने कहा कि टीमें जैसे वहां से रिपोर्ट देंगी उसके बाद ही पिक्चर क्लियर होगी। लेकिन फिलहाल यही ये बताइए अजय, इंतजामिया तो इस मामले में रिपोर्ट करेगी, जरा हमें इलाके की, ये गांवों की टोटल आबादी कितनी है, कितने घर वगैरह, कोई नॉलेज आपके पास? और यहाँ पे पहुंचने का रास्ता कहाँ से है? इंतजामिया ने अब तक सड़क वगैरह पहुंचने के लिए क्यों नहीं बनाई है? सरकार तो दावे करती है कि हर जगह हमने रास्ते बना दिए। जी बिल्कुल, ये जो तुन पंचायत बताई जा रही है जिसका ये गांव है, वहां पे जो हमारे पास खबर है, गुलाबगढ़ हेडक्वार्टर जो सब डिवीजन पाडर का है, वहां से 35 किलोमीटर गाड़ी पे जाना है और आगे करीब 7 किलोमीटर पहाड़ी चढ़ के इस गांव तक पहुंचा जाएगा। तो करीब 2 घंटे का पैदल सफर है। सड़क वहां पर नहीं है, अगर सड़क होती तो फायर टेंडर वहां पर भेजे जा सकते थे, जिस वजह से वहां पर नुकसान कम हो सकता था। लेकिन बदकिस्मती इस इलाके की यही है कि रोड कनेक्टिविटी की जो परसेंटेज है काफी कम रही है। ये जो संसारी की तरफ जो एक नेशनल हाईवे जा रही है गुलाबगढ़ से संसारी, जो कि ग्रिप बना रही है, जो हिमाचल को कनेक्ट करती है, उससे ही आगे रास्ता ये जाता है। लेकिन जो ये गांव, जहां ये चुक जो गांव है गंधारी का, जहां पर ये आग लगी है, वहां पर रोड कनेक्टिविटी नहीं है। करीब 2 घंटे पैदल करके वहां पहुंचना पड़ेगा, जो भी रेस्क्यू टीम वहां पर पहुंची है। तो कहीं ना कहीं रास्तों की ना होना, जैसे आपने कहा कि बदहाली है, रास्तों की आजादी के इतने साल के बाद भी यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। बिल्कुल, जिस वजह से हर साल यहाँ पर, क्योंकि सर्दियों का इलाका, जैसे मैंने कहा, लाइफस्टाइल ऐसा है कि जानवरों के लिए भी चारा वहीं रहता है, इंसान भी वहीं रहते हैं, तो छोटी सी गलती भी, एक छोटी चिंगारी भी बड़े हादसे का रूप ले लेती है। जैसे हमने पहले देखा था कि वाड़वन के मरगी गांव में 120 से ज्यादा घर जल गए थे। तो कहीं ना कहीं ये लाइफस्टाइल यहाँ की मजबूरी है। यहाँ पे सर्दी इस कदर होती है कि इनको अच्छा अजय, एक मिनट आप हमारे साथ रहिएगा। हमारे साथ राजकुमार साहब भी हैं जो मकामी सरपंच हैं, फोन लाइन पे इस वक्त हमारे साथ बराह रास्त उसी इलाके से जुड़ रहे हैं। राजकुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद वक्त देने के लिए। क्या लेटेस्ट अपडेट है, क्या और आप हमारे साथ डिटेल्स शेयर कर पाएंगे? इस वक्त जो 22 मकानों के जलने की खबर है, एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, कैसे आग लगी, क्या कुछ अभी तक हुआ है? आंखों देखा हाल आप बयान कर पाएंगे कुछ? जी, मैं यहाँ मौके वारदात पे खड़ा हूँ जी। ये आग लगभग रात के 1 बजे नमूदार हुई
आग के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया, लेकिन 22 घर जो है बिल्कुल जो अपने तन पे लगा कपड़ा ही बचा पाए हैं, बाकी सारा साजो सामान जल के खाक हो गया है। इवन की ये है ऊपर वाले का करना ये हुआ कि जानी नुकसान नहीं हुआ। ये जो सामान वगैरह है जी राजकुमार जी, खबर ये जो हमारे पास थी कि रात के वक्त में जब तमाम लोग सोए हुए थे तब आग लगी है, तो कुछ माल मवेशी भी इसकी लपेट में आया है? जी नहीं, माल मवेशी लोगों ने बस वो निकाले, बाकी साजो सामान जितना भी था उनके घर में जो कुछ भी था वो सारा जल के खाक हो गया। हमें राजकुमार जी, ये सड़क के लिए वहाँ राबता जो है, कनेक्टिविटी आज की दुनिया बहुत, आपको अभी भी सड़क राबता नहीं है क्या? ये मामला आपने इंतजामिया के साथ कभी उठाए? इंतजामिया ने क्या, एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या बताया था? जी सर, वो काम तो चला है लेकिन ना के बराबर है। फिलहाल काम अभी भी हमें 2 किलोमीटर 2 घंटे का रास्ता पैदल तय करना पड़ता है। तो कोई पहुंचा है अभी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से? डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई पहुंचा आपके पास? कोई टीमें पहुंची हैं? कोई टेंट वगैरह, कोई इमदाद, कोई सामान? नहीं, टेंट वगैरह नहीं, पुलिस वाले पहुंचे हैं, SHO साहब भी पहुंच गए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अजय शान, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। चूंकि कल का दिन जो था वो बड़ा इंपॉर्टेंट था, सनम बैक टू विलेज प्रोग्राम भी शुरू हुआ है, तो यही मामला उनमें उठाए जाने हैं। होप सो कि जब अफसरान खुद जाएं वो भी इस दर्द को महसूस करें। आसिफ, बिल्कुल, देखिए पिछले साल मैं बताऊं, जिस तरह मैंने अजय को भी बताया, पिछले साल इस इलाके में आग लगी थी और अजय ने रिपोर्ट भी किया था। लगभग 100 से ज्यादा मकान जल रहे थे। तब हमने इंतजामिया के सामने सवाल उठाए थे और हमने इंतजामिया को बताया था कि रोड कनेक्टिविटी क्यों नहीं है। सरकार ने बताया था, तब हमें यकीन दिलाया था कि बस जल्द ही अगले फेज में, अगले जो बजट होगा उसमें इस इलाके के लिए रोड रखा जाएगा, रोड कनेक्टिविटी रखी जाएगी। लेकिन आज भी लगभग 1 से 1.5 साल हो गया, आज भी 1 साल 1.5 साल के बाद इलाके में ये 2 घंटे का सफ़र, ये जो है 14-15 किलोमीटर का जो सफ़र है, ये जो सफ़र है ये पैदल चलना पड़ता है। तो ये अलमिया है इस रियासत का कि दुनिया जो है वो कहाँ पे पहुँची है, और हम आज भी 21वीं सदी में भी हम सड़कों के लिए तड़प रहे हैं। हमारे लोग सड़कें न होने की वजह से मर रहे हैं। आसिफ, ये बहुत अलमिया हमारे, बिल्कुल तस्वीरें आपके सामने हैं उस इलाके की। और सबसे पहले हमने कोशिश की थी, ये चंद 1 सेकंड्स की कुछ वीडियोस हमारे पास पहुंची, हम लगातार आपको बताने, सिर्फ सड़क की बात नहीं है, मोबाइल कनेक्टिविटी बड़ी मुश्किल से अभी राब्ता वहां के सरपंच से भी हो पाया जो हमारे साथ बात कर रहे थे, क्योंकि पिछले 20 मिनट से लगातार हम कोशिश कर रहे थे इनसे राब्ता करने की। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं सूरत हाल क्या है, कितना मुश्किल है और कहां पर कितना नुकसान हुआ, इसका शायद जायजा लेना भी इंतजामी के लिए मुश्किल है। और उसके बाद फिर आगे की जो कार्रवाई करनी है, इमदादी टीमें भी मौके पर पहुंचानी है। अभी तक पुलिस बता रहे हैं, राजकुमार साहब बता रहे थे कि पहुंची है, वो भी एक बड़ा मसला है। आने वाले कुछ वक्त के बाद जैसे जैसे और अपडेट्स हमारे पास आएंगी आपको बताएंगे। 20 से ज्यादा मकानात के जलने का मतलब ये हुआ तकरीबन 20 से ज्यादा खानदान जो है वो मुतासिर हुए हैं। और जैसे जैसे कुछ मजीद इकदाम इस पर होते हैं तो आपके सामने डिटेल्स भी शेयर हम जरूर करेंगे। आगे बढ़ते हैं, बात अब जरा जम्मू कश्मीर इंतजामिया की मजीद कार्रवाई की भी करते हैं। और कार्रवाई डॉक्टर्स के खिलाफ भी हुई है, कुछ और अफसरान के खिलाफ हुई है, लेकिन सबसे पहले डॉक्टर्स की बात आपको बताते हैं। STGs यानी जो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस होती हैं, कवायद ज़वाबित होते हैं, उनकी खिलाफ वर्जी की पादाश में 3 डॉक्टरों पर कार्रवाई हुई है। और STGs की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई ये हुई है कि उनको प्राइवेट प्रैक्टिस से मजाज अथॉरिटी ने रोक दिया है। एक ताज़ा हुक्मनामा जारी किया गया है, जो इस वक्त हैं सेक्रेटरी हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन के भूपेंद्र कुमार, उनकी तरफ से 3 अलग अलग अस्पतालों के अंदर। ये बडगाम से डॉक्टर जुनैद खुर्शीद हैं, बडगाम से अस्पताल से, डॉक्टर मुश्ताक भट्ट हैं, ये सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सोपोर से हैं, और यावर नसार ये सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल श्रीनगर से हैं। इन पे खिलाफ वर्जी करने का, STGs की खिलाफ वर्जी करने का इल्ज़ाम है, और उसी इल्ज़ाम के बाद इन्हें जो है प्राइवेट प्रैक्टिस से फिलहाल मुअत्तल कर दिया गया है। और आपको बताएं, कुछ जो इंतज़ामिया बता रही है कि एक बड़ी लिस्ट बन रही है, एक बड़ी लिस्ट जो मैं बात कर रहा था इंतज़ामिया से, आज प्रोग्राम सुबह शुरू करने से पहले कुछ वर्कआउट कर रहे थे, तो बड़ी लिस्ट बन रही है और उसमें बहुत से डॉक्टर्स आ रही हैं जिन्हें प्राइवेट प्रैक्टिस के साथ साथ दूसरे जो सरकार की दंड हम कहेंगे उससे उनका सामना करना पड़ेगा। और ये सरकार जो है उसके खिलाफ काफ़ी कड़े कदम उठाने जा रही है। ये सुबह सुबह की या कल रात देर गई ये फैसला सरकार ने आया है, जिसमें भूपेंद्र कुमार जो सेक्रेटरी है हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन, उनका ये फैसला आया है कि इन 3 को फिलहाल प्राइवेट। अच्छा, इल्ज़ाम बड़ा संगीन है। शिकायत ये थी कि जो इनके पास प्रिस्क्रिप्शन जाती है जिस पर
दवाई लिखकर एक डॉक्टर देता तो 5 से 6 मेडिसिन एक साथ लिख दी जाती थी, जो एक लापरवाही तो है ही, लेकिन साथ साथ शायद ऐसा भी इल्ज़ाम जो तय होते हैं बाद में जाकर अगर इस पर शवाहिद मिले तो कार्रवाई होती है कि किसी मकामी मेडिकल शॉप को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश हो। लेकिन इन पर इल्ज़ाम यह है कि 5 से 6 दवाइयाँ जो गैर जरूरी तौर पर इस्तेमाल करने के लिए मरीजों को लिख दी जाती थी, जिसके पादाश में कार्रवाई हुई है। तो 3 नाम ऑर्डर में आपके सामने हैं, डॉक्टर यासिर हैं, डॉक्टर मुश्ताक, डॉक्टर जुनैद खुर्शीद हैं। तीनों के खिलाफ कार्रवाई हुई है और जो प्राइवेट प्रैक्टिस ये करते थे वो नहीं कर सकेंगे। 27 अक्टूबर की तारीख यानी पिछले 24 घंटों के दौरान ये ऑर्डर जारी किया गया है हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन के सेक्रेटरी की जानिब से। आगे बढ़ते हैं, बात अब जरा कार्रवाई की हो रही है तो मुलाजमीन के खिलाफ भी कार्रवाई हुई है और ये कार्रवाई जो कल से हम आपको लगातार बता रहे हैं कि बैक टू विलेज प्रोग्राम का चौथा मरहला जिसका आगाज 27 अक्टूबर से हो चुका है, 3 नवंबर तक चलेगा। कुपवाड़ा नॉर्थ कश्मीर के अंदर ये कार्रवाई हुई है उन लोगों के खिलाफ जिनको रोस्टर दिया गया था, चार्ट्स बनाए गए थे कि मुलाजमीन को कहां पर कैसे बैक टू विलेज प्रोग्राम में सबसे पहले दिन 27 अक्टूबर को खिदमत अंजाम देनी है। 5 अफसरान को उस वक्त मुअत्तल कर दिया गया नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा के अंदर, जब कहा जाता है कि बैक टू विलेज प्रोग्राम में इन अफसरान को गैर हाजिर पाया गया। बिल्कुल आसिफ, कल 4 बैक टू विलेज प्रोग्राम 4 का पहला दिन था, लेकिन कल पहले दिन पे 5 मुलाजिम जो थे वो इससे दूर रहे और उसी दूर रहने के दौरान उन्हें कंटैक्ट भी पहले उनको सरकार ने बाज़ाब्ता तौर पे एक रोस्टर दिया हुआ था कि आपकी ड्यूटी कहाँ पे है। उसके साथ साथ जब वो टाइम पे नहीं पहुँचे तो उसके बाद उन्हें फ़ोन किया गया, वो भी उनका स्विच ऑफ रहा। तो ये सारी चीज़ें जो है इसको सीरियस नोट लिया कुपवाड़ा की इंतजामिया ने और जिला तरक्याती कमिश्नर ने कल बाज़ाब्ता तौर पे इन्हें मुअत्तल करने के अहकाम दिए और उनमें अगर नाम हम गिनाएं तो डॉक्टर कैसर गनी वानी हैं, ये शीप हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के डॉक्टर हैं और उसके साथ मजाज अहमद मीर हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट के हैं, अब्दुलरशीद डार ये भी एजुकेशन डिपार्टमेंट के हैं, रियाज अहमद तौहीदी जो हैं ये भी एजुकेशन डिपार्टमेंट के हैं और मुनीर अहमद जो हैं ये हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के हैं। ये लोग जो हैं कल इन्हें सस्पेंड किया गया है और इन्हें शोकाज नोट्स के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा में जिला तरक्याती कमिश्नर कुपवाड़ा के पास आज पहुंचने के उनके सामने हाजिर होने के अहकाम कल शाम ये जारी किए गए हैं। ये बैक टू विलेज पार्ट 4 जिसके लिए सरकार पूरी तरह से कमर कस चुकी है और सरकार चाहती है, क्योंकि 3 फेज़ अब तक हो चुके हैं, उन 3 फेज़ों में सरकार ने कोशिश की। पहले 2 में ये कोशिश की कि हम ग्राउंड की सिचुएशन को असेस करें, 3rd फेज़ में कहीं ना कहीं सरकार बता रही है कि हमने कुछ काम किए और 4th फेज़ जो है वो प्रायोरिटी पे लिया जा रहा है और उसके लिए खुद जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी मॉनिटर कर रहे हैं हर खबर को, हर मामले को और हर जो कुछ भी ग्राउंड पे हो रहा है। तो इसलिए फेज़ 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट था, लेकिन इतना बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट और इस बड़े इवेंट में इन मुलाजमीन का गैर हाजिर रहना कहीं न कहीं सरकार के लिए एक बड़ा सवाल था और उसी सवाल को शाम देर गए हल करते हुए सरकार के ने इनकी मौतली के अहकाम जारी किए। साथ साथ में एक सिग्नल भी उन मुलाजमीन को दिया जो बैक टू विलेज पार्ट 4 में कहीं कोताही काहिली दिखाने की कोशिश करते, तो उनको बता दिया कि अभी इब्तिदा है, आगे आगे देखिए होता है क्या से। चलिए आगे बढ़ते हैं, इससे पहले हम ब्रेक पे जाएं। एक और अहम खबर आपके सामने रखते हैं। मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई, उसातिज़ा के खिलाफ कार्रवाई, लेकिन कार्रवाई स्कूलों के खिलाफ भी हो सकती है जिन्हें एक तरह से बार बार इंतबाह दिया जाता है। FFRC वो कमेटी जिसको जिम्मेदारी दी गई थी कि कैसे जम्मू कश्मीर के अंदर फी फिक्सेशन का मामला जो है उस पर नजर रखी जाए और फी फिक्सेशन और रेगुलेशन कमेटी की तरफ से मजीद शिकायत आने के बाद 4 माह की फीस लेने से स्कूलों को रोका गया है। ये प्राइवेट स्कूल्स हैं। नवंबर 2021 से फरवरी 2022 के दरमियान जो सालाना फीस है वसूल न करने के लिए सर्कुलर में बात कही गई है और जिन स्कूलों के खिलाफ ये कार्रवाई हुई है, यानी निजी स्कूलों की बात हो रही है, तो कुछ प्रिंसिपल्स को भी, चूंकि कुछ बड़े स्कूलों के नाम सामने आए थे, प्रिंसिपल्स को भी तलब किया गया था और इस सिलसिले में फी फिक्सेशन एंड जो रेगुलेशन कमेटी है FFRC उसने तालीमी इदारों को, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको 4 माह के लिए सालाना फीस वसूल करने से न सिर्फ रोका है बल्कि ये कदम तब लिया गया है जब श्रीनगर के कुछ बड़े स्कूल्स हैं, उनकी शिकायत मौसूल होने के बाद ये सर्कुलर जारी करना पड़ा कि आपके खिलाफ शिकायत है कि वादी कश्मीर के अंदर इन बड़े स्कूलों ने नवंबर 2021 से जनवरी 2022 के दरमियान जो फीस लेने का सिलसिला कंटिन्यू रखा, वो कवायद और ज़वाबित की खिलाफ वर्जी है, जिसके पादाश में कार्रवाई हुई है और ERP सिस्टम में इनको शामिल कर दिया है। बल्कि बच्चों को जिस तरीके से शामिल किया गया और मुसलसल वालिदैन को या फिर यानी जो जिन बच्चों से फीस लेने की बात कही जा रही थी उनके घर जरूर स्कूल्स की तरफ से ऐसे नोटिस जाते थे, उन्हें जरूर नोट में लाया जाता था कि आपके बच्चों की जो फीस है वो देनी है। 4-4, 5-5 महीने की बात कही जाती थी, लेकिन इस सिलसिले में अब निजी स्कूलों में ये फीस का जो मामला है उस पर FFRC और सख्त नजर आया। कुछ बड़े इदारों के नाम सामने आने के बाद
फिलहाल FFRC ने 4 माह की फीस लेने से इन्हें रोका है। बिल्कुल आसिफ, मुझे बचपन के गाना याद आता है, अमिताभ को नचाओ तो जानो। ये आज की डेट में FFRC जो है इस पे एक बड़ा सवाल है। अगर 4 बड़े स्कूल जिनका नाम है, खासतौर पे DPS है, प्रेजेंटेशन है या कॉन्वेंट, दूसरे 4 बड़े स्कूल, अगर इनसे ये फीस लेने में रोकने में कामयाब हो गए तो फिर हम मानेंगे। अदरवाइज छोटे छोटे स्कूलों से या उन स्कूलों को जिनको दौंस दबाव दी के उनसे काम तो कराया जा सकता है, लेकिन ये बड़े स्कूल हैं, ये न मानते हैं, न पिछली बार ने माना है, और ये यूजुअली कहते हैं बड़ी सरकार से बड़ी ग्रांट्स लेते हैं। आपको बताएं श्रीनगर के लाल चौक में जहाँ ज़मीन अरबों रुपए की है, वहाँ मामूली वेज पे इन्हें लगभग कहते हैं 200 रुपये के आसपास जो उनका रेट है उस पर ज़मीन सरकार ने दी है, लेकिन सरकार की इतनी ग्रांट्स लेने के बावजूद भी ये सरकार के हुक्मनामे नहीं मानते हैं। और हिलाल हांजूरी के पास हम चलेंगे। मीर हिलाल हांजूरी हमारे साथ इस पे ज़्यादा तफसील करेगा। हिलाल, ज़रा आपसे जानने होगा। बहुत शुक्रिया, सुबह सुबह आप हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। मैंने जिस तरह अभी बताया कि अगर इनसे ले सके तो जाना, क्या जम्मू कश्मीर की इंतजामिया फी फिक्सेशन कमेटी कुछ बड़े स्कूल हैं जिन पे अक्सर इल्ज़ाम लगता है कि वही खिलाफ वर्जी करते हैं, छोटे स्कूल जो है मिडिल क्लास मिडिल रेंज के स्कूल वो मान लेते हैं, ये बड़े 2-4 स्कूल जो हैं क्या ये सरकार के इस हुक्मनामे को मानेंगे और सरकार कामयाब हो जाएगी इन पे ये इम्प्लीमेंट कराने में? देखिए, चूंकि ये एनुअल चार्जेस के हवाले से ये FFRC की तरफ ये डायरेक्शन चली गई है और एक बड़े स्कूलों के नाम, लेकिन मेरी राय है ये, और हर किसी को इस राय के साथ इख्तिलाफ करने का हक भी है, लेकिन अगर जम्मू कश्मीर के अंदर जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है, UT एडमिनिस्ट्रेशन है, वो इस तालीमी निज़ाम को, खासतौर पर जो निजी सेक्टर है हमारा, जो प्राइवेट सेक्टर या प्राइवेट स्कूल एजुकेशन है, अगर इसे ये स्ट्रीमलाइन करना चाहेंगे तो यहाँ हर एक इंडिविजुअल स्कूल के खिलाफ कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है, बल्कि कुछ बड़े स्कूल्स जिनके नाम जो है बड़े अक्षरों में लिखे जाते हैं, जिनकी एक रीच है, जिनकी एक पहुंच है, अगर उन स्कूलों को ठीक तरह से रेगुलेट किया जाएगा तो उसका इम्पैक्ट बाकी सभी स्कूलों पर पड़ेगा। क्योंकि हमेशा देखा गया है कि जो वायलेशन है, चाहे FFRC की हो, चाहे स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की हो, चाहे डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की डायरेक्शंस की बात की हो, उन सभी अहकामात का, उन सभी तजावीज का, उन सभी रिकमेंडेशंस की वायलेशन यही बड़े स्कूल जो है करते आए हैं। और जब कोई बड़ा स्कूल करता है तो फिर जो छोटे स्कूल है, जो यहाँ पर या दरमियाना दर्जे के स्कूल है, वो फिर उसे फॉलो करते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि जब बड़े स्कूल के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है, डिस्पाइट की वहां शिकायतें भी दर्ज होती हैं, इसके बावजूद कि उनके खिलाफ अलग अलग सिफारिशें भी निकलती हैं, अलग अलग डायरेक्टिव्स भी निकलती हैं, लेकिन वहां हम देख रहे हैं कि उनकी कल सही नहीं होती है, तो फिर छोटा स्कूल जो है उसी फॉलोअप को लेकर आगे चलता है। तो इस वजह से मेरी एक जाती राय ये हो सकती है कि अगर कश्मीर के अंदर, अगर जम्मू कश्मीर के अंदर प्राइवेट स्कूलों के अंदर निजाम को सही करना हो, ताकि पेरेंट्स पर कोई दबाव ना पड़े, ताकि बच्चों के साथ कोई ज्यादती ना हो जाए, ताकि जो प्राइवेट स्कूलों के अंदर जो तालीम बच्चों को दी जा रही है वो कोई इफेक्ट ना हो जाए, तो उसमें जरूरी है कि अगर वाकई यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन काम करना चाहती है तो बड़े स्कूलों को शिकंजे में लाए, बड़े स्कूलों को एतदाल करे, बड़े स्कूलों को स्ट्रीमलाइन करे, तो बाकी जितने भी छोटे स्कूल हैं वो उसको फॉलो करें। नहीं, मैं हिलाल एक चीज मानना चाहूंगा, सरकार ने बताया कि डोनेशन जो है स्कूलों में वो नहीं ली जाएगी, उसका नाम बदल लिया इन प्राइवेट बड़े स्कूलों ने और ले रहे हैं। उसके कई हमारे पास सबूत, हम कहेंगे कि हमारे पास एविडेंसेस हैं, हमारे पास वाक़ा जो हमने खुद देखे बाज़ाब्ता तौर लेते हैं। फी फिक्सेशन कमेटी के पास सिर्फ कुछ पावर्स हैं, सरकार ने दे रखे हैं कि उसने हुक्मनामा जारी किया और उसके बाद ये प्राइवेट स्कूल यूजुअली, क्योंकि जिनकी पहुँच है उनके मालकान की पहुँच गया कि वो जम्मू कश्मीर की माजी में सरकारें भी बदला करते थे, आज की डेट में भी वो दिल्ली से लेकर कश्मीर तक वो कनेक्टेड पूरी तरह से। तो क्या ये फी फिक्सेशन कमेटी जैसे सत्तार साहब की सरबराही वाली कमेटी कुछ कर पाएगी इन स्कूलों को, या ये भी वही होगा कि एक तरह से हल्ला गुला और उसके बाद सब खाया पिया पचाया कुछ नहीं? बिल्कुल, अगर सनम आप इस फी फिक्सेशन कमेटी के आज ताजा फैसले के हवाले से जिक्र करना चाहेंगे, क्योंकि ये अब जो रिकमेंडेशन या डायरेक्टिव या सर्कुलर जो है वो निकाला गया है, ये तो अब देखने वाली बात होगी कि क्या ये इसको अमलाएंगे कि नहीं, ये तो आने वाले वक्त की बात है। लेकिन जो साबिका वक्त है उसमें हम इन चीज के गवाह हैं, हमने देखे हैं कि जहां एडमिशन फी को कैंसिल किया गया है और उसको लेना जुर्म करार दिया गया है, वहीं पर उसे एडमिशन का नाम नहीं दिया जाता है, आज उसे सिक्योरिटी डिपॉजिट कहते हैं। यानी आज सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम पर वो पैसा लिया जाता है, कहते हैं पेरेंट को कि ये कोई एडमिशन फी नहीं।
ये आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट और है। और रसीद भी सिक्योरिटी नहीं दिया। डिपॉजिट अब के ये जो बारे में फिलहाल ये आज का ये जो मामला है, इसमें ये 4 से 5 बड़े स्कूल हैं पर्टिकुलरली, या फिर तमाम प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के लिए है? देखिए, आसिफ, जो छोटे छोटे स्कूल है वो बिल्कुल डर और खौफ खाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और उनके एनुअल चार्जेस भी ज्यादा नहीं होते हैं। दूसरी बात यह है कि कुछ छोटे स्कूल भी हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ बड़े स्कूल करते हैं, लेकिन मेरा ये कंसर्न है कि अगर बड़े स्कूलों के खिलाफ शिकंजा कसा जाएगा तो छोटे स्कूल आज खुद जो है सही तरीकाकार को अपनाएंगे। ये एक वेल नोन फैक्ट है जम्मू कश्मीर के अंदर, क्योंकि बड़े स्कूल जब करते हैं तो छोटा स्कूल ये समझता है कि चलो बड़े स्कूल ने किया तो हम उसी के राह पे चलते हैं, हम भी करते हैं, और वो मिसाल फिर पेश करते हैं कि यार देखो, अब इस बड़े स्कूल ने चार्ज किया है तो किसी ने कुछ नहीं किया, अगर ये जुर्म होता तो उनके खिलाफ कार्रवाई होती, फलानी पेरेंट ने वहां पर शिकायत भी की है लेकिन उसके बावजूद वहां फीस जो है अलग अलग चीजों के नाम पर लिया जा रहा है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है क्योंकि ये जुर्म नहीं है। तो इस वजह से अगर कोई एग्जाम्पल स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को सेट करनी है तो बड़े स्कूल के खिलाफ शिकंजा कसा जाए, जो छोटा स्कूल है, जो छोटा तबका है, वो आज खुद स्ट्रीमलाइन हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। और आज जो फी फिक्सेशन कमेटी की तरफ से जिन स्कूलों के हवाले से बात कही गई है उस ताल्लुक से तफसीलात देने के लिए बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ रहने के लिए। दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। वक्त यहाँ छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार कुछ और बड़ी खबरें। मरकजी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर के बाद लद्दाख पहुंच गए, आज क्या खास होने वाला है, और सिक्योरिटी पर आज एक बड़ी कॉन्फ्रेंस जिसका आगाज कल से हो चुका है, वज़ीर आज़म इससे खिताब करेंगे। साथ ही साथ वज़ीर दाखिला जम्मू कश्मीर के ताल्लुक से कुछ बड़ी बातें कह रहे थे, वो आपके सामने रखेंगे। और 2024 का प्लान मरकजी वज़ारत दाखिला का क्या है, वो डिटेल्स आपके सामने बस छोटे से ब्रेक के बाद फौरन हाजिर।